बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक और फ्लक्स। अब पहले जो टर्म्स है इसकी मतलब जानना चाहिए। तो ये इसके मतलब है फ्लो। क्या फ्लो? अब इलेक्ट्रिक का ज़ाहिर पता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड में जाते हैं। अब करंट के फ्लो को हम क्या कहेंगे? करंट फ्लक्स। सही है। अब एक ऐसा चीज़ जिस तरह के वाटर के फ्लो को हम वाटर फ्लक्स कहेंगे। तो ये सारे फ्लो के लिए आए, लेकिन यहाँ पर जो जिस टर्म के लिए आए मतलब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह इसकी डिफिनीशन किया जाता है अब उसको समझेंगे। सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी डिफिनीशन इस तरह किया करते हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, द नंबर ऑफ लाइंस of forces that pass through the area placed ये टर्म है perpendicularly placed perpendicularly to the electric field। सही है। तो अब तो ये इसकी डिफिनीशन होगी, लेकिन इस डिफिनीशन की में खास टर्म आए हैं। एक फोर्स आए हैं। सही है। एक फोर्स का टर्म्स आ गया। एक आगे की प्लेस परपेंडिकुलरली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा? ये कोलम्बिक फोर्स होगा। कोलम्बिक फोर्स, ये याद रखना होगा। सही है। और ये परपेंडिकुलरली टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एरिया को किस तरह परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मतलब अब ये इसका दो टर्म्स है ना। एक टर्म जो है ना वो इस तरह है, ये एक सरफेस एरिया है। ये मतलब एक पेज है, कुछ भी है, और यहाँ से हमने किसी चार्ज को रखा है जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास हो रही है। सही है। तो अब ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कोलम्बिक होगा ना, क्योंकि एक स्टैटिक चार्ज है और ये सरफेस एरिया है। लेकिन ये सरफेस एरिया अगर हम देखें तो इस फोर्स को क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये सरफेस एरिया किस चीज़ पर हो, 90 डिग्री पर। ये अगली भी एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक में कि मतलब पैरेलल टू एरिया वेक्टर किस मकसद से है और इसी तरह से। अब इसकी एक अलग डेफिनेशन भी है, वो थोड़ा मैथमेटिकल पर में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन सरफेस एरिया। सही है। अब ये प्लेन सरफेस एरिया होगा, जो क्यूबिक वगैरह होगा, मतलब 3D नहीं होगा। तो इस तरह मैथमेटिकली करेंगे ना कि मैथमेटिकली में हम कह रहे हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई से डिनोट कीजिए एंड प्लेन सरफेस एरिया। सही है। अभी ये हो गया। अब इसकी जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह इसको पाई कहते हैं। सही है। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट है एंड प्लेन सरफेस एरिया मींस कि वो मतलब ये पेज है, ये एक ही प्लेन में है, मतलब उसका विड्थ इतना ज़्यादा ना हो कि इससे ये फिर ये लाइंस पास ना सके, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए। सही है। क्योंकि हम इस तरह एरिया लेंगे ना कि जिस पर कुछ एब्जॉर्ब भी हो और कुछ इससे पास भी हो। अभी तो ये दूसरा टर्म होगा। तो अब इससे मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह के जो ये फ्लक्स है ना, ये आ जाएगा कि ये वेक्टर है ना, डॉट ए, ये दोनों वेक्टर हैं। सही। अब एरिया किस तरह वेक्टर लेंगे, क्योंकि अब ये हम एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है। सही है। इसमें हमने यहाँ पर चार्ज रखा और इस चार्ज की कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस एक जगह से पास होते थे, हमने इसका वो जगह ले लिया, ये सरफेस एरिया ले लिया। अब इसको हमने उठा दिया, यहाँ पर रख लिया ये। तो अब ये जो सारा सरफेस है इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सरफेस एरिया। क्या? प्लेन ऑफ सरफेस एरिया, ये जो पेस है। लेकिन अब ये सरफेस एरिया हम थोड़ा इस तरह परपेंडिकुलर रखें ना, तो इसका एक खास डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरफ हो गए, इस तरफ होगा। ये एक रजिस्टर है ना, ये इसके सारा सरफेस एरिया है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर रख के, तो जब इस तरफ को हम मेंशन करेंगे मतलब इसका डायरेक्शन इस तरह होगा, और इसका इस तरफ को मेंशन करेंगे इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरह। तो ये क्या होगा? वेक्टर की डायरेक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं, ये जो हमने डायरेक्शन किया ना, ये इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या? एरिया वेक्टर। और जो फोर्स होगा, ये जो लाइन ऑफ फोर्स होगा, ये एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री पर होगा, लेकिन प्लेन ऑफ एरिया के साथ 90 डिग्री पर होगा। मतलब अब इसका एरिया वेक्टर इस तरह होगा, तो इन दोनों के दरमियान डिग्री कौन से? 0 डिग्री है। लेकिन जब हम प्लेन ऑफ एरिया ले लेंगे तो इसके साथ डिग्री कौन सा है? 90 डिग्री है। क्योंकि अब आगे हम फैक्टर करेंगे उसमें ये जो कंसेप्ट है ये काम आएगा। अब इतना तो हुआ ये मैथमेटिकल में। हम थोड़ा आगे पे अब जाते हैं ना कि अब ये हुआ कि फ्लक्स, अब ई ए कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट को हमने एक्सपेंड किया, कॉस थीटा अगेन। अब ये तो सारा सरफेस एरिया था ना, इसमें से थोड़ा सा ऐसा एरिया था जिससे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उस एरिया को हम कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ एरिया टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोजेक्शन मीन्स वो एरिया जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगते हों। तो हम इस तरह भी ये लिख सकते हैं कि ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ एरिया टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह भी ये हम लिख सकते हैं। सही है। अब तो ये हुआ डायग्रामेटिकली किस तरह लगे। अब ये हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस हो गई, और ये जो एरिया वेक्टर है ना इस तरह डिनोट करते हैं ऊपर इस तरह निशान। ये अब क्या है, ये एरिया वेक्टर लिए है, मतलब इन ये जो यहाँ पर जो ये cos थीटा होगा ये इन दोनों के दरमियान होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल हमने, क्योंकि ये हमने एरिया वेक्टर ली है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज आता है जो कि बहुत सारे लोग उसके लिए इक्वेशंस ढूंढती है और मतलब उन्हें मिल नहीं रही है ना, तो एमसीक्यूज थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसी ही डिफिनेशन ही में है। अब हमने पढ़ा ना कि डिफिनेशन की द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस और फिर नीचे क्या कहते हैं, प्लेस परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, एरिया। अब ये इक्वेशन बुक्स वगैरह में नहीं है, लेकिन बुक्स में एक लाइन लिखा है और वो एमसीक्यूज में भी रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ। अब इस तरह करते हैं ना, फिर बुक में कौन एक लाइन लिखा है कि वो इस तरह की इफ फोर लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर देन द फ्लक्स इज 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है। मतलब कहते हैं ना कि 4 लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो पास होती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, तो फिर जो फ्लक्स है ना वो कितना है, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है। तो अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि नीचे सरफेस एरिया क्या लिखा है, 1 लिखा है, और ऊपर हमने नंबर ऑफ लाइंस कितना लिखा है, 4। जाहिर बात है 4 ही आएंगे। लेकिन अगर आप वो लोग दे देंगे क्या ना कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना वो 10 है और एरिया जो है वो 1 है, फिर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप कहें कि एरिया नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इतने हैं 10 है और जो एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर है। सही है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये तो इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा कि 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है। तो ये इक्वेशन जो है ना एमसीक्यूज लिहाज से इंपॉर्टेंट रहा। अब इस टॉपिक में आगे चलते हैं, लेकिन ये जो एरिया का कंसेप्ट है ये याद रखना कि एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो एरिया वेक्टर है ना, ये एरिया वेक्टर है, ये जो ब्लैक में मैंने ड्रा किया है, ये एरिया वेक्टर है, ये वाला ये ब्लू में है। सही है। और ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो प्लेन और एरिया वेक्टर के दरमियान भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सही है। मैं इस तरह यहाँ पर लिख दूँ कि द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। ये जो है ना ये खुद भी एक एमसीक्यूज हो गया, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत जगह पर इस फ्लक्स की जितने भी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आएंगे उसमें अप्लाई होगा। सही है। अब आगे इस टॉपिक में क्या लिखते हैं, अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब फिर मतलब एरिया वेक्टर का समझ आ गया ना आप लोगों को। फिर इसमें फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर बुक में लिखा है ना कि मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, उसके अंदर जो है ना वो सिर्फ जो हमारे पास एंगल है या उसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं वो एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब हम जो इक्वेशन है इससे ही सारे के सारे फैक्टर्स लेंगे। अब ये है ई है और ए वेक्टर है। सही है। अब फिर हमने इसको किस तरह लिखा है कि ई ए कॉस थीटा। अब इससे 3 फैक्टर्स आ गई, एक ई का आ गया, एक ए का आ गया और एक थीटा का आ गया, मतलब एंगल, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सही है। अब जो पहला फैक्टर है वो है मतलब ई, तो जाहिर बात है जो ई था वो इक्वेशन में ही दिखाई देगा कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि थीटा एंड ये जो थीटा है ये एंड एरिया ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट लेंगे। ऐसा ना हो कि अब एक चीज़ है उसके साथ फ्लक्स भी बदल रहा है और एरिया भी बदल रहा है, तो फिर इसका जो ये रिलेशन इक्वल नहीं होगा। मतलब फिर इस तरह नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डबल करेंगे फ्लक्स भी डबल होगा, फिर इसकी जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आएगी अगर ये दोनों चीज़ें हमने कांस्टेंट नहीं रखी। सही है। तो इसकी मिसाल क्या है, मतलब अब ये कोई चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है। सही है। और यहाँ पर एक एरिया रखा हुआ है इसके सामने, ये एरिया है। तो अगर यहाँ पर इस कंडीशन में हम देखें ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन ज़ाय होंगे और कुछ इसमें जाएंगे, ये 3 लाइंस यहाँ पर जाती है। सही है। तो ये एरिया क्या है, ये स्मॉल है। सही है। अब इस एरिया को हमने उसी तरह लेट से ये हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले चुके हैं। अब दूसरे में क्या लगे कि वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डेंस किए, क्या किए, डेंस किए।
मतलब हर जगह में बहुत सारे जाते हैं, और एरिया उसी तरह कांस्टेंट ही रखा, मतलब ये वही एरिया है, सही है, 1 मीटर स्क्वायर। तो फिर ये जो फील्ड लाइंस होगी ये 3 से ज्यादा जाएंगी इसके ऊपर, तो फिर क्या होगा, वही नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो फार्मूला लिखा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है और ये बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या था, इस जगह पर यहाँ पर फ्लक्स 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था, और यहाँ पर 1 2 3 4 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, सही है। लेकिन अब इसके लिए जो इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम कि फ्लक्स 1 डिवाइडेड बाई फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2। मतलब ये है इस इक्वेशन का कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल किया और एरिया और एंगल कांस्टेंट है तो फिर फ्लक्स भी डबल होगा, सही है। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया, 3 में से एक फैक्टर हो गया। अब जो दूसरा फैक्टर है वो किस तरह होगा, वो है एरिया, सही है। अब यहाँ पर ये जो लाइंस है वो हम कांस्टेंट रख के और एरिया को बढ़ा दे तो जाहिर बात है इस इक्वेशन से डायरेक्ट पता चलता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि ई एंड एंगल ये दोनों क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, उससे फील्ड लाइंस पास होती है, सही है। मतलब ये 1 2 3 4 5 पास होती है, दोनों जगह में सेम है, 1 2 3 4 5 है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया रखा, ये रखा, और यहाँ पर हमने इस एरिया को डबल किया, तो ये लेट से 1 मीटर स्क्वायर है, ये 2 मीटर स्क्वायर है, सही। तो अब यहाँ पर जो लाइंस पास होंगे वो पांचों के पांचों ही पास होती है, सही है। और यहाँ पर सिर्फ 2 पास होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यहाँ पर कितना हो गया 5/2 टू राउंड अबाउट 2 to the 4 to 2.5 हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, सही है। ये तो मैं इस तरह आपको समझाने के लिए डायग्रामेट कर देता हूँ, लेकिन वो जब इक्वेशन आएगा तो वो आप लोगों कहेंगे एरिया डबल हो गया तो फ्लक्स भी डबल होगा अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगे। तो सेम उसी तरह एक और इक्वेशन लिख लेंगे कि A1 डिवाइडेड बाई A2, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि ये दोनों कांस्टेंट होंगे, सही है। अब ये टर्म भी एक्सप्लेन हो गया। अब सबसे जो बुक में ज्यादातर एक्सप्लेन किया गया टर्म है उसका बारी आ गया, जो कि है ओरिएंटेशन, नाम दिया है उसको थर्ड नंबर क्या है, ओरिएंटेशन, सही है। तो जाहिर बात है कि जो इक्वेशन में हो वो ओरिएंटेशन भी क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ओरिएंटेशन इस तरह नहीं होगा, एंगल डबल हो गया, ये डबल हो गया, क्योंकि हर एंगल का अलग अलग वैल्यू होता है। तो यहाँ पर एंगल बाय एंगल हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अब ये एंगल के लिए रेंज क्या है, ये 0 डिग्री, सही है, टू 0 डिग्री, और यहाँ लेंगे अप टू मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक लेंगे, सही है, क्योंकि cos 90 पर ये 0 होता है, और मत cos 90 ये जो होता है ना cos 90 ये 0 होता है ना, और cos 01 होता है, सही है। तो ये 2 टर्म हम अब पढ़ेंगे, एक कहते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स वो 0 डिग्री पर होगा, और एक कहेंगे हम 0 फ्लक्स, मिनिमम भी नहीं, कितना 0 फ्लक्स वो 90 डिग्री पर होगा। तो अब ये इसका तो अभी 0 डिग्री वाला पढ़ते हैं, जो एक नंबर ए वाला है ना, मैक्सिमम फ्लक्स, तो मैक्सिमम फ्लक्स में हम एंगल कितना लेंगे 0 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री लिखेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए एन टू 1 और इज इक्वल टू ई ए। तो ये क्या होगा, इस फ्लक्स को हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे मैक्सिमम, ये फ्लक्स मैक्सिमम का एक इक्वेशन हो गया, सही है। और इसमें जो मतलब मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, जितना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा वो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। लेकिन अब 0 डिग्री किस तरह है, ये फ्लक्स किस तरह है, ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, इस तरह मूव करता है, ये जो एंगल है ना मैंने बताया था ये वही एरिया है, सही है। और ये होगा इसका एरिया का वेक्टर इस तरफ होगा, ये ए वेक्टर है, इससे डिनोट होते हैं। तो इन फील्ड लाइंस जो एफ की फील्ड लाइंस थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी और ये एरिया वेक्टर, इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, ये जो आएगा और ये आएगा, इसके 0 डिग्री हो गया, सही है। लेकिन अब एक एमसीक्यूज देती है वो लोग, वो एमसीक्यूज इस तरह होता है कि द एंगल बिटवीन प्लेन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 90 डिग्री, सही। तो फिर ऑप्शन देते हैं आप लोगों के कौन कौन से ऑप्शन है, सही है। तो कहेंगे कि मैक्सिमम होगा, बी कहेंगे कि मिनिमम होगा, सी कहेंगे कि 0 होगा, डी कहेंगे कि नॉन होगा, सही। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है
कि जब ये वाला कंसेप्ट किसी को पता नहीं होगा तो वो कहते हैं कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री पर cos थीटा 0 होता है तो फ्लेक्स 0 हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ये है क्योंकि प्लेन जो है वो इस तरह है, प्लेन के साथ तो यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन जब प्लेन 90 डिग्री पर हो तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 0 डिग्री पर हो जाता है, क्योंकि एरिया वेक्टर और जो प्लेन ऑफ एरिया है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर है, तो इसलिए ये यहाँ पर डिग्री 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है, सही है, और ये प्लेन है, तो इनके दरमियान खुद भी 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 0 डिग्री हो जाएगा। या दूसरी एक्सक्यूज में ये दे सकता है कि द एंगल बिटवीन प्लेन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 0 डिग्री। वो फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मतलब ई फ्लक्स जो है ये कितना होगा, फिर उस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फिर जब ये उसका मतलब ये होगा ना कि ये जो फील्ड लाइन है, फिर जब ये फील्ड लाइन है, सही है, ये कुछ फील्ड लाइन्स है और ये एरिया है, ये एरिया है, तो ये जो लाइन होगा ये एक तो इसके ऊपर चला जाएगा और दूसरा इसके नीचे चला जाएगा, मतलब इसको मिस करेगा, क्योंकि हम प्लेन एरिया होते हैं वो बहुत 3 होते हैं, जिस तरह की इस पेज ये पेज होता है इस तरह 3, सही है। तो क्या, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, तो जब ये कहेंगे कि ए प्लेन और एंगल के दरमियान जो प्लेन अब ये है ना, तो इनके दरमियान तो एंगल 0 है, लेकिन जब ये, लेकिन एरिया वेक्टर जो है ना वो तो इस तरह होगा, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0 आएगा, जैसे फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा और ये मिनिमम होते हैं। तो अब ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, दूसरा होता है मिनिमम। तो फिर जो मिनिमम की कंडीशन में क्या होता है, जो ओरिएंटेशन होता है वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और मैंने बताया कि ये जो एंगल होता है ये ई डॉट ए, ये ए पर जो ऊपर कैप है ये वेक्टर की निशान डिनोट करते हैं, तो ये एरिया वेक्टर जो ये चीज़ है ये वाला डिनोट करता है, सही है। तो अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इनटू 0 एंड फ्लक्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो जाहिर बात है यहाँ पर 0 फ्लक्स ही आएगा, जो इस जहाँ पर एमसीक्यूज मैंने बताया वो हो गया। अब इस तरह भी दे सकते, अब इस पर खैर है कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं। अब ये पता हमें चला कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है ना, अब ये इस तरह ये एक इक्वेशन है ना, ई ए के ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो कितने के बराबर है, ई ए के बराबर है, क्योंकि जो कॉस थीटा था वो 0 एंगल था तो वो खत्म हो गया, और फ्लक्स का जो आम वैल्यू है ना जनरल वो किस तरह है, ई ए कॉस थीटा, सही है। तो अब देखो ना इसमें ये टर्म जो है ना, ये टर्म ये वाला और ये इक्वल है ना, और ये किस चीज को है, मैक्सिमम प्लस, तो ये भी किस चीज के इक्वल होगा, मैक्सिमम प्लस। तो हम ये एक इक्वेशन लगाते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स इनटू कॉस थीटा, सही है। तो ये क्यों, ये इक्वेशन मैंने क्यों निकाला, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है, एनएमडीकेट के एमसीक्यूज के लिए ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। अब इस पर भी एक एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, और एक इस पर जो नम्स टेस्ट होता था उसमें एक एमसीक्यूज आता था, वो भी इस पर सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़े एंगल की बात होती थी। एमसीक्यूज का स्टेटमेंट में पहले इस तरह लिखता हूँ कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एंगल मतलब थीटा द फ्लक्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, सही है। तो अब इस एमसीक्यूज में कहते हैं ना कि ये जो एंगल है, एंगल का वो कौन सा वैल्यू है जिस पर जो है ना इस मैक्सिमम के हाफ ये फ्लक्स आ जाए, सही है। तो अब हम इस तरह, तो अब ये जो इक्वेशन था ये मैक्सिमम इनटू कॉस थीटा है ना, अब ये जो हम इस तरह का एंगल ढूंढेंगे कि ये इस पर कॉस्ट का वैल्यू सिर्फ हाफ आ जाए तो आंसर हम मिले, तो वो कौन सा है, 60 डिग्री। तो अब क्या है कि कॉस 60 डिग्री किस चीज के बराबर है, 1/2 की, तो सिंपली हम क्या लगाएंगे कि एक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम इनटू कॉस 60 डिग्री, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्लक्स एम इनटू 1/2। तो सिंपली बात है कि ये फ्लक्स एम इनटू 2। तो उस अब ऑप्शन किस तरह देंगे, 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया होगा 90 डिग्री, सी ऑप्शन दिया होगा लेट्स से 45 डिग्री, डी ऑप्शन दिया होगा 0 डिग्री। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, 60 डिग्री वाला ऑप्शन आ गया। तो ये एक एमसीक्यूज हो गया, एक पहले जो डिफिनेशन से एक लिया था नंबर ऑफ लाइंस पर आता था, एक वही हो गया और एक ये हो गया। तो जब इस इक्वेशन का हमें पता हो तो फिर सिंपली हमें मतलब डायरेक्ट पता चलेगा कि ये हो। और ये जो एंगल्स का जो टेबल है ना उसमें जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट हो वो कौन सी होती है, एक 0 का वैल्यू याद रखना होता है, एक जो होते हैं 45 का वैल्यू याद रखना होता है, 60 का वैल्यू याद रखना होता है, 90 का वैल्यू याद रखना होता है, 120 का वैल्यू याद रखना होता है और 180 का, सही है। तो ये जो इतनी जो वैल्यू है ना ये याद रखनी चाहिए, ये कॉस थीटा के लिए भी और साइन थीटा के लिए भी, ये आपको रट्टा होना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब एक छोटा सा एमसीक्यूज और भी है, वो एमसीक्यूज ये कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा फ्लक्स इज इक्वल
इक्वल टू 86.6% ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, जो मैक्सिमम। अब इसमें ये जब आ जाएगा तो आप तो बंदा डर जाते हैं, लेकिन ये ही वो जो प्रीवियस एमसीक्यू था उसी तरह ही है। क्यों किस तरह है? क्योंकि अब ये फ्लक्स है ना, तो इसका हम लेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम इनटू कॉस थीटा, सही है। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे कॉस थीटा की जिसका वैल्यू 0.86 हो, क्योंकि एक तो वहाँ पर हाफ आता है ना, एक मतलब जो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, और एक होता है वैल्यूज में आ जाता है जो, तो जो हम हमारे पास 30 डिग्री होते हैं ना, 30 डिग्री उसका वैल्यू है 0.866, सही है। तो जब अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 में लेंगे तो ये 86.6 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगी इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, अब फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मिक्स इनटू 86.6%, सही है। तो एक तो इस तरह का भी एमसीक्यूज आ सकता है, सही है। अब इसके अलावा जो नम्स वाला एक एमसीक्यूज आता है तो उसको डिस्कस करते हैं, नम्स एमसीक्यू। अब जितनी भी इक्वेशन फ्लेक्स के एमसीक्यूज के लिए बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस होंगे, मतलब इन एमसीक्यूज से अलावा अब मतलब की चांस नहीं है कि आएगा। तो उस एमसीक्यूज को इस तरह होता है कि हमारे पास जो ई का वैल्यू है इस तरह, ये तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह दे देते हैं कि 5i + 2j, ये ई का वैल्यू देते हैं, एंड एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं कि 2 मीटर स्क्वायर इज लाइन इन XZ प्लेन। अब ये टर्म जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी इसको। तो फिर क्या कहेंगे कि देन फ्लक्स विल बी। अब ये बात याद रखना, जब आप लोग कहें कि XZ प्लेन में है, इसका मतलब ये है कि फ्लक्स कौन सी का जो आंसर आएगा वो कौन सी में आएगा, Y में आएगा, सही है, क्योंकि एरिया इसमें लाई करते हैं, सही है। तो इसकी तो मतलब ये है कि ये एक एरिया है, सही है, ये एक एरिया है। तो फिर इसका जो अब हम हाँ लेंगे, ये x लेंगे, सही है, और ये लेट से z ले लेंगे, सी। तो फिर इसका एरिया वेक्टर होगा वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, तो वो आएगा, क्योंकि हमें पता है क्योंकि जो 3 डायरेक्शन हम लेते हैं, ये तो एक x लेते हैं, एक y लेते हैं और एक z ले लेते हैं, और ये तीनों एक मतलब एक दूसरे को कौन सी पर है, 90 डिग्री पर है। तो x z को जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन सी डिग्री पर होगा, फिर 90 डिग्री पर होगा। तो हम कौन सा लेंगे, z ले लेंगे, क्योंकि हमने प्लेन के साथ तो एंगल नहीं है ना, वो तो वेक्टर के साथ है। तो इसलिए इस तरह का एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो फिर रूल क्या है, यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर है और एक्स जेड मतलब वो लाई करते हैं y में, तो हम उसके साथ जो पैरेलल फैक्टर लेंगे ना e का, तो यहाँ पर e का पैरेलल फैक्टर कौन सा है, जे भी y डिनोट करते हैं, और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी y में होगा। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू e मल्टीप्लाई ए वेक्टर, सही है। तो इसका भी 2 वाला टर्म ले लेंगे और इसका जो वैल्यू है ये ले लेंगे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो 3 डायरेक्शंस हम लेते हैं, ये एक होता है x, एक होता है y, एक होता है z। x और y के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, y और x के दरमियान जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, y और z के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा गया, x z के दरमियान ये तो लिया गया, y z के दरमियान, बस इन सब के दरमियान जो भी हम लेंगे, यहाँ लेंगे उनके दरमियान एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। अब एक एरिया दिया, प्लेन एरिया, वो कहते हैं कि ये x z में है, सही, x में है, सही है, ये x z में है, और हमें पर है ये अब ये इसका हम अगर x ले लें, ये z ले लेंगे, तो इन दोनों में तो 90 डिग्री आएगा ना, लेकिन हम अब कौन सा ऐसा कंपोनेंट ले रहे जो इसको 90 डिग्री वो y, अब ये हम लेंगे, सही है। तो जब ये लेंगे हम, मतलब ये इस तरह हम ले लेते हैं, मतलब ऊपर आता है, लेकिन तो ये y हमारे पास आ जाएगा, y कंपोनेंट, जो y कंपोनेंट है वो इस दोनों को क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, ये दोनों तो प्लेन बनाएंगे, सही है। जो तो ये कौन सा डिनोट करेंगे, एरिया वेक्टर डिनोट। अगर अब हमको कहे कि y z में है तो फिर हम x को देखेंगे, सही है। तो i जो है ये x डिनोट करते हैं, j y डिनोट करते हैं। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, जो पैरेलल होना, मतलब वहाँ पर तो एंगल हम इन दोनों चीज़ों के दरमियान लेते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरह आते हैं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह आते हैं। तो अब ये जो है ना, ये तो इसकी मिसाल तो ऐसे है, ये जो F5 है ये है, हम ये वाला लेंगे, ये 2j है जो इस वेक्टर के दरमियान पैरेलल जाएगा। तो इस जब इनको लेंगे तो सिंपली हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो प्लेन नहीं कंसिडर नहीं होगा उसको ले लेंगे। यहाँ पर जो है ना y है, फिर जो e का वैल्यू होगा वेक्टर क्वांटिटी, उसमें भी वो कंपोनेंट करेंगे जो y हो, तो jy का यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए हम ये 2j ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इतना मतलब ये जितना भी मेरे ख्याल से एमसीक्यूज थी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से वो हल हो गए, और द क्लियास से भी हल हो गया, क्या है, थ्योरी क्लियास से भी हल हो गया, सही है। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों का ना टॉपिक में जिस जगह पर आपको समझ नहीं आई हो, बेशक आप कमेंट में वो कमेंट करें, उसका आंसर मैं दूंगा।
और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मतलब पेज के ब्लरिंग हो या स्पीड हो, तो स्पीड का हमने बताया कि यूट्यूब के ऑप्शन में आप लोग स्लो कर सकते हो, क्योंकि इस तरह होते हैं कि हम बहुत बड़ा वीडियो अपलोड करते हैं तो वो जीबीज में होते हैं तो वो अपलोड नहीं होता है, तो हम इसको स्पीड बढ़ा देते हैं तो उसका जो एमबीज होते हैं वो कम हो जाते हैं, बस यही फायदा है। लेकिन वहाँ पर यूट्यूब में जो है ना ऑप्शन बिल्कुल दिया होता है प्लेलिस्ट में, इस तरह की मैं आपको दिखा दूंगा अभी, इसमें अगर दिखाई देता है, मतलब इसमें तो दिखाई नहीं देता है अब, लेकिन क्या है ना कि वो जो 3 डॉट्स आ जाते हैं उसको आपने क्लिक करना है तो फिर आपको आ जाएगा कि प्ले वाला ऑप्शन, तो उसमें फिर लिखा होता है कि 0.25 से लेकर फिर 0.5 फिर 1, ये 1 जो होता है ये नॉर्मल होता है, फिर 1.5 और इस तरह। तो आप जो है ना थोड़े पीछे जाइए 0.75 पर देखेंगे, बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। सही है, तो ये हो गया। अब अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो उसके लिए मैं ये रखता हूँ इस तरह, ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया और ये पेज नंबर 3 हो गया और ये पेज नंबर लास्ट हो गया। सही, अब मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा और जल्दी जल्दी उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मैं सही है। पहले क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के माने है फ्लो। अब वाटर फ्लक्स क्या है, वाटर का बहना। करंट फ्लक्स क्या है, करंट का बहना। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने यूज किया। तो आपके द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा, दैट पासेस थ्रू एन एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया प्लेस परपेंडिकुलर, तो जब एरिया परपेंडिकुलर हो तो उसका वेक्टर पैरेलल होगी। इसी है आप मैथमेटिकली इसका डिफिनेशन किस तरह का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन सरफेस एरिया, सॉरी वेक्टर एरिया, वेक्टर सरफेस एरिया। सही है, तो फिर इस किस तरह होगा कि फ्लक्स ले लिया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और ये एरिया वेक्टर ले लिया, फिर इस डॉट का जो है ये हम हटाएंगे तो इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे cos थीटा। फिर अब ये cos थीटा क्यों लिया गया, क्योंकि ये वो खास एंगल डिनोट करते हैं जिस पर एरिया जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतनी लेफ्ट से 4 लाइंस है, ये बहुत बड़ा एरिया है ना, लेकिन ये वो एरिया जिस पर ये लाइंस लगेंगे वो उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोजेक्शनल एरिया कहेंगे। सही है, तो उस एरिया को हम लेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया टू ई, क्योंकि वो लाइंस हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अब फिर क्या है, अब ये वाला पॉइंट की द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि ये एक एरिया है, सही है, ये इसका प्लेन है, सही है, ये एक एरिया है, लेट्स सपोज ये मेरा हाथ, ये इसका सारा का सारा प्लेन है, ये इतना ये सारा का सारा प्लेन है, लेकिन हम इसका डायरेक्शन डिनोट करेंगे तो इस तरह का, ये जो है ये इस तरह होगा। सही है, तो अब ये एक वेक्टर का डायरेक्शन हो, तो जो जब फील्ड लाइंस इस पर फॉल करेंगे तो ये जो प्लेन एरिया है इसको परपेंडिकुलर होंगे और इसके वेक्टर को पैरेलल होंगे। फिर ये एमसीक्यूज के लिए इक्वेशन है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस डिवाइड बाय एरिया, जितनी नंबर ऑफ लाइंस दे दिए होंगे और जितना एरिया होगा तो नंबर ऑफ लाइंस को एरिया पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये बुक में थ्योरी में लिखा है, थ्योरी के अंदर लिखा गया है ये वाले क्वेश्चन, तो आप जब थ्योरी रीड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये इक्वेशन है, अगर आपको 4 से अलग वैल्यू दे दे या 1 मीटर स्क्वायर से अलग वैल्यू दे दे तो आप एमसीक्यूज फाइंड कर सकेंगे। सही है, अब इसके अलावा आगे के फैक्टर्स, तो फैक्टर्स इक्वेशन से ही निकलते हैं, तो वो यहाँ पर कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया, एक एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया को भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, उसका डेंसिटी बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे तो जितना एरिया होगा उस पर ज्यादा लाइंस बढ़ेंगे, फॉल करेंगे, तो जब उतना लाइंस फॉल करेंगे तो वो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा है। अब दूसरा बात E1 रेशो, तो अगर आप लोगों के दे दे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1:2, वो है 2:1, तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द फ्लक्स थ्रू द एरियाज। सही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स 1:फ्लक्स 2, वो भी 2:1 हो जाएगा। ये जो रेशो का एमसीक्यूज आते हैं इसलिए लिखा है। सही है, फिर क्या होते हैं, अगर आप लोगों को देखें कि मतलब देखें कि 10:5, सही है, तो फिर भी 2:1 आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपको इसलिए कि E1:E2, सही है, ये कितना है 10:5 है। सही है, और आपको ये मांग रहा है, तो ऐसा ना हो आप ये इस तरह लिखे 2 और अब ये E1 E2 के दरमियान आप क्या लिखेंगे कि 10:5, तो ये तो इस तरह का, तो ऑप्शन में 10:5 भी होगा, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। एक्चुअल आंसर क्या होगा, 5 1 5 5 2 10, 2:1। सही है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा उसमें, ये ख्याल भी रखना। फिर एरिया का आ गया, तो एरिया के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब इस इक्वेशन में हम एक फैक्टर को लेंगे तो बाकी के 2 कांस्टेंट रखेंगे। सही है, तो जब एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स की लाइन उस पर ज्यादा पड़ जाते हैं, तो फ्लक्स की लाइन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा उस पर पड़ेंगे, तो जब ज्यादा लाइन्स पड़ेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। फिर वो ये रेशो, अगर इन दोनों का रेशो जो है ना वो इस तरह है कि A1:A2 जो है ना वो क्या है 15:3 है। व्हाट विल बी Q1:Q2, Q1 डिवाइड बाय Q2, इसकी वैल्यू फुट करेंगे आप हम 15 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 3 5 15, 5:1, तो आंसर क्या आएगा 5:1, इस तरह का आएगा। फिर आ जाता है एंगल का, तो एंगल के लिए मैंने बताया कि इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अब इसमें एक कंसेप्ट है, मैं एक चीज ले लेता हूँ, मतलब छोटा सा, लेट्स से ये है, ये रूलर है। सही है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, लेट्स से ये एक छोटा सा बुक है। सही है,
ये एक बुक है, ये हमने यहाँ पर इस तरह रख लिया, ये क्या है, ये अब परपेंडिकुलर है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है। तो ये अब ये कौन सी डिग्री पर है, ये क्योंकि इस यहाँ पर का जो वेक्टर होगा, वेक्टर वो क्या होगा, वो इसको पैरेलल होगा, 0 डिग्री पर होगा। तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर 0 डिग्री पर है। फिर हम इस एक वेक्टर को 0 डिग्री से बढ़ाते 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 क्या कहाँ पर ले गए, एरिया वेक्टर 90 डिग्री, क्योंकि वेक्टर अब इस डायरेक्शन में होगा, सही है। तो क्या होगा कि जब हम इस तरह के एक एरिया रखेंगे और उसको इंक्लाइन करेंगे, एरिया परपेंडिकुलर लगे और उसको इंक्लाइन करेंगे, तो ग्रेजुअली फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, सही है। तो ये भी जुमला मैं अब लिखता हूँ कहीं पर कि इफ, यहाँ पर लिख लूंगा कि इफ एरिया इज प्लेस्ड perpendicularly and then start inclining, so flux will decrease gradually, सही है। तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब ये हो गया। अब क्या है कि 0 डिग्री पर सबसे क्या होगा, मतलब मैक्सिमम होगा और 90 डिग्री पर 0 होगा। लेकिन ये एंगल जो है ना, ये एरिया वेक्टर और जगह के दरमियान होना चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान होगा, सही है। तो फिर मैक्सिमम 0 डिग्री पर किस तरह होगा, ये इक्वेशन हमने हल किया। जो मैक्सिमम का इक्वेशन है वो हमने निकाला, जो ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का इक्वेशन है। जब आपको मैक्सिमम कहे तो आप cos थीटा इग्नोर करें, ये वाली इक्वेशन माइंड में लाए, सही है। फिर ये वाला एक एमसीक्यू सॉल्व किया कि अब वो आपको प्लेन के साथ एंगल दे दे, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एरिया वेक्टर का प्लेन के साथ एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम क्या लेंगे कि जो एंगल ले लेंगे तो उसको साथ क्या करेंगे, हम उससे 90 माइनस करेंगे, सही है, मतलब कि उसको 0 ले लेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। और आपको ये दे दे कि प्लेन के साथ एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो एरिया वेक्टर के साथ वो 90 डिग्री होगा, हम उस जगह में 90 डिग्री और उस जगह पर फ्लक्स 0 आएगा। तो ये मिनिमम फ्लक्स के लिए 90 डिग्री होगा। फिर हमने ये इक्वेशन निकाला कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम फ्लक्स इनटू cos थीटा है। किस तरह, क्योंकि जो आम इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होता है उसमें जो ई होते हैं वो किस चीज के बराबर, मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर होते हैं। फिर ये एमसीक्यू हमने ऐसा किया, फॉर व्हिच एंगल द फ्लक्स इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिग्री। तो ये जितने सारे एंगल्स है इसकी वैल्यू आप लोगों ने रट्टा करना है। जो 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री वो 1/2 होते हैं, तो cos 60 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स की हाफ वैल्यू आएगा। तो ये इस तरह का एक एमसीक्यू हो गया। फिर दूसरा एमसीक्यू वो परसेंटेज में ले लिया। ये क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग जब भी ये वाला टर्म आए तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये ही एंगल की तरफ ही इशारा है। तो हम ऐसे एंगल जो ढूंढेंगे जो ये वैल्यू देता हो, सही है। तो 30 पर 0.86 है। अब अगर ये आप लोगों को दे दे कि कितना दे दे, मतलब 50% दे दे, तो cos 1/2 है ना, 1/2 0.5 के बराबर है। इस तरह का ही हिसाब होता है, सही है। फिर नम्स के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक वेक्टर फॉर्म में ई दे देते हैं और एरिया जो है उसको हम हमारे साथ वो प्लेन दे देते हैं कि XY प्लेन में है, XZ प्लेन में दिया है। अब यहाँ तो हम क्या देंगे कि इसकी परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, क्योंकि जो ये प्लेन डिनोट करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया होगा। तो जब इसके परपेंडिकुलर हो तो वो Y आते हैं। और फिर हम जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे जो इसके पैरेलल हो, तो पैरेलल के लिए जब ये Y हो तो इसमें भी हम Y का वेक्टर जो नोट करेंगे ढूंढेंगे, तो वो है 2J है, क्योंकि J यूनिट वेक्टर ऑफ Y है, सही है। तो अब इससे जो आंसर आएगा वही होगा, सही है। और क्योंकि अब इन इंडिकेट में ज्यादातर नम्स के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं तो इसलिए मैंने इसमें भी नम्स का एमसीक्यूज डाला और पिछले वाले में भी डाला। अब बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, उसमें जस्ट वैल्यूज बदले होंगे। जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एमसीक्यूज होंगे वो इन जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए इसमें आएंगे। लेकिन फिर वो दूसरा होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया या गाज़ इजला से जो बनाती है ना, तो वो जो है ना वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सही है। नाउ अल्लाह हाफिज।